नमस्कार। दोपहर के 2 बज रहे हैं, वक्त होता है लाउड एंड क्लियर का। लेकिन दुनिया लगातार जिस तरीके से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, बड़ी और लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने होगी। रूस, यूक्रेन, इजरायल, हमास युद्ध के बाद एक और युद्ध की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, क्योंकि आज सुबह जो हुआ वो मध्य पूर्व के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला साबित हो सकता है। और इजरायल ने आज ईरान की सीमा में घुसकर जवाबी हमले को अंजाम दिया है। ये पहली बार है जब इजरायल ने ईरान के भीतर जाकर एयर स्ट्राइक की। और इस हमले के बाद 5 मैसेज बहुत क्लियर है। वो मैसेज आखिर है क्या, इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने रखूंगी। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और इस स्पेशल रिपोर्ट पे मेरे सहयोगी मनीष झा और साथ ही सुमित चौधरी के साथ साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास भी हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत सबसे पहले आज हम आपको मध्य पूर्व में वॉर को लेकर उठ रहे सबसे बड़े सवालों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इजरायल ईरान तकरार, मध्य पूर्व में वॉर, जहां अगले 24 घंटे से 48 घंटे में इजरायल ईरान युद्ध को लेकर सबसे बड़ी खबर। एयर स्ट्राइक से इजरायल ने अपने मंसूबे कर दिए हैं साफ। वहीं ईरान का जवाबी हमला अब मध्य पूर्व का भविष्य तय करेगा। और इजरायल ईरान टकराव से मध्य पूर्व में रीजनल वॉर की आशंका को देखते हुए भी बड़ी खबरें हैं। और हर बार की तरह इस बार भी अमेरिका बीच बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है। ओवर टू यू समीर। जी हाँ, एक एक अपडेट पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि दुनिया को चिंता में डालने वाली ये खबर है। इजरायल ईरान के बीच का तनाव भीषण रूप लेता जा रहा है। इजरायल की आज की कार्रवाई, आज के एक्शन से ईरान गुस्से में है। किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट जंग की आग में सुलग सकता है। इजरायल का आज के हमले को युद्ध का टेस्ट माना जा रहा है। इजरायल ईरान की प्रतिक्रिया देखना चाहता है, उसका रिएक्शन देखना चाहता है और उसी के बाद हिसाब बराबर करने की रणनीति को ग्राउंड पर उतारा जाएगा। इजरायल ने आज जो किया उससे पूरी दुनिया के मार्केट सहमे हुए, क्योंकि किसी भी वक्त युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। ईरान और इजरायल के बीच डायरेक्ट वॉर शुरू हो सकती है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर, जहां बता दें ईरान पर हमले को लेकर ब्रिटेन का बयान सामने आया है। और ब्रिटेन की तरफ से कहा गया, यह साफ नहीं है कि ईरान पर हमला किसने किया, लेकिन इजरायल को अपनी रक्षा का अधिकार है। हम इस वक्त धधकती ज्वाला को शांत करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो ईरान में जो हमला हुआ है उसे लेकर ब्रिटेन भी चौकन्ना है। ब्रिटेन की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। वहीं ईरानी परमाणु प्रतिष्ठान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। IAEA ने कहा प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान इजरायल तनाव पर IAEA की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन बड़ी अपडेट जो IAEA के हवाले से आ रही है वो ये कि फिलहाल परमाणु प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। न्यूक्लियर साइट को ईरान की कोई नुकसान नहीं पहुंचा है इजरायल के हमलों में। और ईरानी परमाणु प्रतिष्ठान पूरी तरीके से सुरक्षित। IAEA ने कहा प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये बड़ी खबर आपने देखी। लेकिन इस बीच इजरायली हमले की ओमान ने की है निंदा। एक और बड़ी खबर, ओमान के विदेश मंत्रालय का यह बयान, इजरायल इलाके में बार बार सैन्य हमले कर रहा है, सैन्य हमलों को दे रहा है अंजाम इजरायल। यह बयान ओमान के विदेश मंत्रालय का। और अगली बड़ी खबर, हमलों का मकसद ईरान को मैसेज देना था। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इजरायल किसी भी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कुल मिलाकर ईरान का रुख अब क्या होगा, इसे आंकने की कोशिश की गई है। हमलों का मकसद ईरान को एक कड़ा संदेश देना था। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है और यह भी बताया गया है कि इजरायल किसी भी ऑपरेशन के लिए इस वक्त खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुका है। और इजरायली हमले पर अमेरिका का भी बयान। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, जहां इजरायल के एक मिसाइल ने टारगेट को हिट किया है और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के दावे पर ईरान का भी अब रिएक्शन सामने आया है, ये कहते हुए कि कोई भी टारगेट हिट नहीं हुआ है। ईरान ने किसी मिसाइल के हिट करने से कर दिया है इनकार।
और ईरान पर हमले के बाद अमेरिका भी अलर्ट है। अमेरिका ने अपने लोगों के लिए जारी किया है अलर्ट। तेल अवीव, यरूशलेम नहीं छोड़े अमेरिकी नागरिक, ये कहा गया है। बेरशेबा से भी नहीं निकले अमेरिकी नागरिक। अमेरिकी दूतावास ने अपने लोगों से ये अपील की है। तो बड़ी खबर यह है कि ईरानी न्यूक्लियर साइट के पास हमला हुआ और इस्फहान न्यूक्लियर साइट के पास हमले को लेकर आज ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि हमले को लेकर जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं उसी की बड़ी खबरें अभी हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन अब किस तरीके से बड़े दावे इजराइल और ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं इस बारे में और इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन जान लीजिए कि किस तरीके से आज ईरानी न्यूक्लियर साइट के पास हमलों को अंजाम देने का किया जा रहा है दावा और इस्फहान न्यूक्लियर साइट के पास हमले हुए। और इजराइल से इस वक्त एक और बड़ी खबर, जहां ईरान पर हमले से इजराइल में मतभेद भी सामने आ रहे हैं। एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इजरायली नेता बेन गिविर खफा हो चुके हैं। इजराइल के कमजोर हमले से वो खफा बताए जा रहे हैं और गिविर ने नेतन्याहू को डराने वाला पुतला कहा है। बेन गिविर इजराइल के कट्टर नेता माने जाते हैं और इस हालात में जिस तरीके का ये बयान सामने आ रहा है, कहना गलत नहीं है कि ईरान पर हमले से अब इजराइल में ही मतभेद साफ खुलकर सामने आने लगा है। और इजरायली नेता की ये नाराजगी किस तरीके का एक बड़ा मैसेज जारी है, क्योंकि इजराइल के कमजोर हमले से वो खफा बताए जा रहे हैं। यानी इजराइल ने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो नाकाफी है, वो कमजोर साबित हुआ है और उसी को लेकर इस वक्त इजरायली नेता बेन गिविर जिस तरीके से खफा हुए हैं। बेन गिविर इजराइल के कट्टर नेता माने जाते हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा ने खबर दी और मनीष के साथ साथ हमारे डिफेंस एडिटर सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, किस तरीके से इजराइल में मतभेद नजर आ रहा है इस ऑपरेशन के बाद? देखिए, इजराइल के इस हमले को लेकर जहां पूरी दुनिया चकरा गई है कि आखिरकार ये कैसा हमला था, वहीं इजराइल के भीतर तूफान मचा हुआ है। बेन गिविर इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, बेहद कट्टर नेता हैं, बल्कि प्रेसिडेंट बाइडेन हमेशा कहते हैं कि नेतन्याहू से भी ज्यादा कट्टर हैं। और वैसी स्थिति में बेन गिविर ये कहते हैं कि ये कैसा हमला था, ये हमला तो मानो जैसे खेतों में जो पुतला लगाते हैं चिड़िया को भगाने के लिए, उस तरह का हमला था। उसके लिए उन्होंने हिब्रू में जो वर्ड बोला है उसका मतलब यही होता है, डराने वाला केवल पुतला। तो उन्होंने नेतन्याहू को डराने वाला पुतला कह दिया है और उन्हें इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है। क्योंकि आप देखिए 7 अक्टूबर को जब हमास का हमला हुआ तो इजराइल ने क्या किया, पूरे गाजा को तबाह कर दिया। 30,000 लोगों को मारने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ जब ईरान ने 300 मिसाइलों से हमला किया तो बदले में क्या हुआ, बदले में 3-4 ड्रोन भेजे हैं। इस बात को लेकर इजराइल कैबिनेट में तूफान मचा हुआ है। वो चाहते हैं कि ईरान का बदला दे, ईरान का बदला जैसे का तैसा हो या करारा जवाब मिले। 300 मिसाइल के बदले कम से कम 600 मिसाइल जाए। लेकिन बिल्कुल, यानी इसे लेकर अब इजराइल में जो अंदरूनी राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। ईरान पर हमले के बाद बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल का माहौल है, दुनिया में युद्ध के बादल छाए हुए हैं और ऐसे जंगी माहौल में देश में एक मजबूत सरकार बहुत जरूरी है। मौजूदा सरकार न डरती है ना झुकती है, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। आप मेरी बात से सहमत हैं? और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। दत्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना। आज की 2 बड़ी खबरें टीवी 9 भारतवर्ष पर लगातार हम दिखा रहे हैं। एक तो प्रथम चरण का चुनाव है, उससे जुड़ी तस्वीरें, चुनाव प्रचार चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि पूरी दुनिया में युद्ध के बादल छाए हुए हैं और ऐसे में बहुत जरूरी है कि देश में एक मजबूत सरकार हो जो बड़े और कड़े निर्णय लेने में सक्षम हो।
कैसे आप देखते हैं दत्ता जी इस बयान को? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो आज के दिन में पूरा दुनिया के अंदर एक जियोपॉलिटिक्स और जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, उसके अंदर हर एक देश को सक्षम होना पड़ेगा, अपना सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा और अपनी क्षमता से अपनी रक्षा करने की काबिलियत रखनी पड़ेगी। और जो अभी सिचुएशन आप चाहे रशिया यूक्रेन की देखें या भी आप जो इजराइल और पैलेस्टाइन या ये वेस्ट एशिया का माहौल बना हुआ है, इसको देखें, जो रेड सी के अंदर कार्रवाई चल रही है, शिपिंग इफेक्ट हो रही है, तो ये पूरा अनसर्टेन माहौल है। इसके अंदर आपको बिल्कुल अपनी क्षमता बना के रखना है, अपनी काबिलियत बना के रखना है और इस चीज को हमने बहुत जाहिर भी किया है। जितने भी हमले हुए जहाजों के ऊपर, हमारी नेवी ने जाके तुरंत उनको रेस्क्यू किया और उनको रेस्क्यू किया। ये हमारी क्षमता को दिखाता है। इसको लेके जो अभी माहौल बना हुआ है इजराइल और ईरान का, ये कभी भी स्नोबॉल हो सकता है। और मैं छोटा सा आपको एक इनपुट देना चाहूंगा, जो इजराइल का भी काउंटर ऑफेंसिव हुआ है, ये एक प्रोबिंग अटैक था। इजराइल ये देखना चाहता था कि ईरान की काउंटर एयर क्षमता कितनी है, और उन्होंने बहुत लिमिटेड और सिलेक्टेड यूज किया अपने ड्रोन्स का और मिसाइल्स का, और उनकी कोई भी ज्यादा मिसाइल मार के गिराई नहीं गई, वो अपने टारगेट पे लैंड हो गई जी। तो ये इसको हम बोलते हैं प्रोबिंग अटैक। राइट। अभी ये प्रोबिंग अटैक के बाद अगर आवश्यकता हुई तो इजराइल एक बिल्कुल कैलकुलेटेड और मैसिव अटैक कर सकता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इजराइल एक कैलकुलेटिव और मैसिव अटैक को भी अंजाम दे सकता है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान पर इजरायली हमले के बाद तनाव है और ईरानी कमांडर जनरल हुसैन सलामी की इजराइल को यह धमकी, जहां ईरान ने इजरायली परमाणु ठिकानों की पहचान की और किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ है सलामी और उनका यह बयान, हालांकि ईरान की तैयारियों पर तो अब दुनिया की नजर जरूर है, लेकिन इस बीच यह बड़ा बयान कि ईरान ने इजरायली परमाणु ठिकानों की पहचान कर ली है। इस बयान का क्या मतलब है, क्या संदेश है, और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार, यह बयान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ सलामी का। तो आप इस बयान को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों के बीच इस वक्त तनाव कहां पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल का बारूदी प्रतिशोध अब परमाणु गतिरोध तक पहुंच गया है। नए हथियारों से इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान, इसके आसार नजर आ रहे हैं। जो अहम जानकारियां सामने आ रही हैं वो अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है ईरान, इसके भी आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल पर ईरान गंभीर है। सुरभि, लेकिन इस बीच आपको बता दें, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार से हमले को लेकर भी खबर बड़ी है और सबसे पहले इजराइल का संचार तंत्र तबाह किया जा सकता है। इजरायली परमाणु प्रतिष्ठानों पर बहुत गंभीर संकट को लेकर जिस तरीके से अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, बड़े दावे इसमें किए जा रहे हैं। निनाद सेठ फॉरेन मामलों के जानकार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। निनाद, आज जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, किस और इजराइल कदम उठाते हुए, डायरेक्ट थ्रेट मानते हुए ईरान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए क्या तैयार है? मुझे लगता है कि अगर आप बॉक्सिंग फॉलो करते हैं तो बॉक्सिंग में पहले जैबिंग की जाती है कि 2-4 बार आप जो आपका ओपोनेंट होता है उसके साथ उसको आराम से प्रोबिंग करते हैं कि जैब करते हैं तो वो ये मुक्के ले पा रहा है कि आप वो अपने आप को बचा पा रहा है कि नहीं। उस तरह का आज हुआ है एक वाकया। इजराइल जो है इस तरह के छोटे से रिटेलिएशन से सेटिस्फाइड नहीं होगा। इस वक्त 3 चीजें हो रही है। पहला, अमेरिकी दबाव बहुत है नेतन्याहू पे कि इजराइल ईरान की फ्रंट फुल्ली ना खोले। तो मुझको लगता है कि इजराइल की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो अब आएंगी और वो अटैक करेंगी। इस तरह के अपफ्रंट मिसाइल अटैक शायद अभी ना हो, पर उसका मतलब ये नहीं कि ईरान में तबाही नहीं होगी। दूसरी बात, तो ईरान कह रहा है, मुझको तो लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इतना आसान नहीं है इजरायली एरोस्पेस में घुसपैठ करके अटैक करना इजराइल के ऊपर। तो मुझको लगता है ये डराने धमकाने की बात है, इसमें इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं है। हालांकि हमने ठीक है, आपको डराने धमकाने की बात ये ज्यादा नजर आती है। सुमित, जरा ये बताइए कि दोनों ही देशों का जो मौजूदा रुख है वो ये साफ कर रहा है कि दोनों ही देशों के न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, वो एक दूसरे के लिए निशाने पर हैं। ये स्थिति कितनी चिंताजनक है?
देखिए, वैसे तो दोनों ही देशों का अपने सामने आ जाना बहुत चिंताजनक है, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि रिलीफ ये है कि दोनों देशों ने अपने कमेंट्स में, अपने स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू हार्म एनी सिविलियन पॉपुलेशन, सिविल बिल्डिंग्स को। उनका मेन टारगेट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस, और अगर आप देखें कि हर जगह उसी जगह को पिन पॉइंटेडली अटैक किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है, आप इसको मानिए कि किस तरीके से एक टेस्टिंग वाटर वाली थ्योरी अपनाई जा रही है, यानी देखा जा रहा है कि आखिरकार कौन कितने वक्त में रिस्पॉन्ड कर सकता है, किसके एयर मैकेनिज्म, एयर डिफेंस मैकेनिज्म कितने पुख्ता है, कौन कितने इलाके के अंदर मजबूत है। तो ये सारी चीजें जो है वो दोनों ही। लेकिन क्या इस लिहाज से सुमित ये एक डायरेक्ट वॉर में पहला राउंड है? देखिए, ये आप इसको फुल फ्लेजेडली वॉर नहीं कह सकते, आप इसको टेक्टिकल स्मॉल ऑपरेशंस कह सकते हैं कि आप अटैकिंग, कि आप एक बार अटैक करते हैं उनके इंस्टॉलेशंस पे, फिर दोबारा से वो रिटेलिएट करता है। इस्फहान में कोई नुकसान नहीं हुआ, ईरान की तरफ से दावा यही किया जा रहा है, और शहर में कोई ब्लास्ट तक नहीं हुआ। IRNA न्यूज एजेंसी के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है। और अगली बड़ी खबर, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड का बयान आया, इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हम कर देंगे हमले। अब इजरायल पर भी पलटवार तय है। ये ईरान की तरफ से बड़ी धमकी सामने आई है। वहीं हमले के बाद ईरान में इमरजेंसी मीटिंग को लेकर भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक को लेकर यह खबर आई है, जहां इजरायल से बदले का ब्लूप्रिंट तैयार और किसी भी वक्त इजरायल पर हमला। और अगली बड़ी खबर, तेहरान के 2 बड़े एयरपोर्ट्स फिर से खोले गए। ड्रोन हमलों के बाद इन्हें बंद कर दिया गया था। सभी उड़ानें नियमित तौर से अब उड़ने लगी हैं। ये एक बड़ी अपडेट ईरान से सामने आई। खबर यह है कि इजरायली हमले की जद में आया ईरान का इस्फहान शहर। इजरायली सेना ने सबसे ज्यादा हमला इस्फहान शहर में ही किया है, और इजरायल ने इस्फहान के अलग अलग इलाकों में 3 ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है। हालांकि इस्फहान शहर में ईरान का परमाणु प्लांट है, इसीलिए यह लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, और इजरायल ने न्यूक्लियर प्लांट के पास विस्फोट किया है। हालांकि ईरान तो दावा यही कर रहा है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। दत्ता सर, अब इस सिचुएशन को किस तरीके से इग्नाइट करने की कोशिश की जा रही है? क्या दोनों अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं कि कौन क्या कदम उठाता है, उस लिहाज से आगे फैसला होगा? देखिए, ऐसा है कि ये जियो पॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स का मिक्स है। अभी ईरान दिखाना चाह रहा था कि अगर हमारी एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ, हमारे काउंसलेट पे हमला हुआ, तो हमने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट करने से पहले उन्होंने अमेरिका को बताया हम किस वक्त हमला करने वाले हैं और कितनी तादाद में करेंगे, और हम कोई सिविलियन टारगेट नहीं इंगेज करेंगे। और वो जितनी मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान ने चलाई, वो सारी की सारी हवा में मार गिराई गई। इजरायली डिफेंस, अमेरिकन एयरफोर्स और यूके की एयरफोर्स और जो जॉर्डन की एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो हुआ क्या कि एक शो ऑफ फोर्स किया गया, और शो ऑफ फोर्स को पूरी तरह से नकारा कर दिया गया। अभी वो इंटरनल पॉलिटिक्स जो इजराइल में है नेतन्याहू के खिलाफ कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया ईरान के खिलाफ, तो उन्होंने भी एक प्रोबिंग अटैक कर दिया। ईरान को मैसेज दे दिया कि जरूरत पड़ी तो हमारे मिसाइल और ड्रोन भी तेरे टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। अभी यहां तक ईरान और इजराइल का सवाल है, 7 अक्टूबर 2023 से ही ईरान की प्रॉक्सीज ने इजराइल के ऊपर हमला शुरू किया, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो। तो इन अदर वर्ड्स इजराइल 7 अक्टूबर 2023 से ही ईरान के साथ जंग में है। अगर अभी एक दूसरे के ऊपर इन्होंने वार किया है तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर ये इसको और एस्केलेट किया गया तो अगर और कहीं दुनिया में न्यूक्लियर एक्सचेंज होना हो, यहां पर न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि इजराइल ये आशंका बनी हुई है सर, और यही सबसे बड़ा डर है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने। इस बीच देखिए, हमले के बाद ईरान में आपात बैठक हुई है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। इजराइल से बदले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। किसी भी वक्त इजराइल पर हमला मुमकिन है।
आपको हम बताते हैं इजरायल की मिसाइल पावर, वो पावर जिसने ईरान को दहलाने का प्लान बनाया है। और इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इजरायली मिसाइलों का टारगेट ईरान और किसके जरिए कैसे, यहाँ देखिए उसी मिसाइल इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बता रहे हैं। जहाँ देखिए किस तरीके से एक्स्ट्रा जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, और साथ ही गैब्रियल जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, और लॉरा जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है। समीर, तो इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। जेरिचो 3 जिसकी रेंज 4800 किलोमीटर है। इजरायली मिसाइलों का टारगेट होगा ईरान, लेकिन किस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल आने वाले वक्त में किया जा सकता है मैदान जंग में, वो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। टेंशन निश्चित तौर पर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, और अब बड़ा सवाल यही है कि ईरान की तरफ से इजरायली हमलों का क्या जवाब दिया जाएगा। और तेहरान के 2 बड़े एयरपोर्ट फिर से खोल दिए गए हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जहां ड्रोन हमलों के बाद बंद कर दिए गए थे और सभी उड़ानें नियमित तौर से फिलहाल उड़ रही हैं। तो इस हालात के बीच में जिस तरीके से लगातार फ्लाइट्स के डाइवर्ट होने को लेकर खबर आ रही थी, और जिस तरीके की गतिविधियां यहां पर हमलों के बाद खबर में आ रहा था कि कैसे एयरपोर्ट्स को बंद रखने का फैसला लिया गया है, लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें कि तेहरान के 2 बड़े एयरपोर्ट फिर से खोल दिए गए हैं, और ड्रोन हमलों के बाद बंद हो गए थे ये सभी उड़ानें फिलहाल नियमित तौर से उड़ रही हैं। और देखिए हमले के बाद इजराइल में भी हाई अलर्ट है। अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल छोड़ने के लिए कह दिया है। तो इस वक्त इजराइल में रहना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसका अंदाजा आप तमाम देशों की एडवाइजरी को देखकर लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों को आगाह किया है कि इजराइल फौरन छोड़ दें, क्योंकि यहां पर रहना इस वक्त खतरों से भरा हो सकता है ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए भी। वहीं हमले के बाद ईरान का दावा कि सभी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित हैं और इजरायली हमले को नाकाम कर दिया गया है। तो ईरान की तरफ से दावे यही किए जा रहे हैं कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है और सभी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज के अटैक के बाद इजरायली और ईरानी खेमे में क्या सुगबुगाहट नजर आ रही है। इजराइल वर्सेस ईरान महायुद्ध का कोहराम कैसे बरपा है, ये आप देखिए। एयर स्ट्राइक से ईरान को एक मैसेज दिया इजराइल ने। ईरान का जहां तक सवाल है, वहां ये सामने आती है बात कि सभी हमलों को असफल करने का दावा किया गया है। ईरान की तरफ से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि ये तो बहुत ही मामूली हमले थे जिसे हमने नाकाम कर दिया। बड़े हमलों का ये ट्रेलर हो सकता है इजराइल के मद्देनजर अगर हम बात करें। वहीं ईरान से अपडेट ये कि ईरानी सुरक्षा काउंसिल में आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 350 ईरानी मिसाइलों का जवाब बड़ा होगा। इजराइल ये बात पहले भी दोहरा चुका है, लेकिन ईरान आज के हमले का जवाब ईरान ने अगर दे दिया तो क्या महायुद्ध भड़केगा। इसीलिए ईरान की अगली रणनीति पर सबकी नजर है, और जाहिर सी बात है इस वक्त के हालात में ईरान के लिए परमाणु ठिकानों को सुरक्षित करना उसका पहला टारगेट है। और इजराइल की जहां तक बात करें तो गाजा में फंसे इजराइल को अभी भी बड़ा फैसला लेना है। तो इस दोनों सिनेरियो को देखते हुए इजराइल और ईरान किस तरीके से अब अगला कदम उठाते हैं, उसी लिहाज से आज के इस हालात में हम चर्चा कर रहे हैं। भारत ने फिलीपींस को अब ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फिलीपींस पहुंची सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 2022 में $375 मिलियन की डील हुई थी, और उसी डील के तहत इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी है और फिलीपींस पहुंची सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बयान दिया है। कहा है कि अब भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। आज ब्रह्मोस की डिलीवरी हो रही है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। ब्रह्मोस की डिलीवरी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस पहुंची हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी तरफ इसका जिक्र किया है। पीएम मोदी ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बयान दिया है। कहा है कि देखिए आज देश कहां पहुंच गया है, आज ब्रह्मोस की डिलीवरी हो रही है और अब भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात कर रहा है। भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं।
अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब ब्रह्मोस की खासियत, और इसी खासियत के बारे में सुमित मैं आपसे इंफॉर्मेशन चाहूंगी, क्योंकि पॉइंटर्स हमारे सामने है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खासियत को बताते हुए, जिसकी 460 किलोमीटर तक की मार क्षमता और युद्धपोत पनडुब्बी से लॉन्चिंग और साथ ही एयरक्राफ्ट जमीन से भी लॉन्चिंग, 200 किलो वॉरहेड ले जा सकती है और 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार। ओवर टू यू सुमित। देखिए बिल्कुल ना सिर्फ फिलीपींस बल्कि कई ऐसे देश और हैं, वियतनाम है, इजिप्ट है, कई ऐसे देश अपनी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं ब्रह्मोस में। और खास बात यह है कि भारत ने पहली डिलीवरी, आप इसको कह सकते हैं कि भारत एक बाइंग नेशन से बिल्डिंग नेशन की तरफ जो स्ट्रैटेजी पे बढ़ रहा है, उसमें दुनिया भर के इन तमाम देशों को जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनको वेपन सप्लाई करने की बात कह रहा है। और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ कई ऐसे और रेडार सिस्टम है, स्वाति रेडार सिस्टम्स, कई ऐसी चीजें हैं जो भारत इन कंट्रीज को सप्लाई करने वाला है। और निश्चित तौर पर देखिए, सुपरसोनिक मिसाइल तो ये है ही, इसका लैंड वर्जन अगर आप देखें, लेकिन इससे दूसरी सऊदी की कंट्रीज में, खासतौर पर इजिप्ट के अंदर कई ऐसी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज जो इसको लेना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत के डिफेंस सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। ना सिर्फ हम अपनी क्षमताएं बढ़ा सकेंगे, बल्कि अपने सहयोगी देश जो हैं, मित्र देश जो हैं, उनको भी मदद कर पाएंगे। और मनीष, प्रधानमंत्री की तरफ से जो आज बड़ी अहम बात का जिक्र किया गया कि पूरी दुनिया में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, युद्ध का माहौल है, ऐसे में मजबूत सरकार की बहुत ज्यादा जरूरत है देश के अंदर। किस तरह से आप इस बयान को डिस्क्राइब करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? क्या मैसेज देने की कोशिश है ये? समीर, मुझे याद है कि 2022 में जब प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे और उस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध चरम पर था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये युग जो है वो युद्ध का नहीं है। और देखिए कि महज 2 साल नहीं बीते हैं, 2 साल बाद आज प्रधानमंत्री रैली में ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में युद्ध के बादल छाए हुए हैं, हम युद्ध के कितने करीब आ गए हैं। और वैसी स्थिति में भारत में भी एक मजबूत सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि भारत को भी इन चुनौतियों का सामना करना है। इसीलिए TV9 अपने दुनिया भर के दर्शकों से कह रहा है कि देखिए हालात कैसे बदल गए हैं, हम किस तरह से तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री भी अब मान रहे हैं। प्रधानमंत्री भी इस बात को रैली में कह रहे हैं कि दुनिया भर में युद्ध के बादल छाए हुए हैं, कितना बड़ा संकट आ चुका है। और इसीलिए जो युग युद्ध का नहीं था, उसी युग में अब महायुद्ध होने वाला है। ये संभावनाएं अब प्रधानमंत्री को भी लगने लगी। बिल्कुल।